Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with HTML Practical Lecture 11. In this lecture, we are going to discuss about meta tag. That is very important and useful tag for the web development. Using meta tag, we can add extra information about the document such as author name, creation, date, copyright information, expiry date, keywords, description, etc. मीन्स जब आप कोई वेब पेज कोई वेब डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं मेटा टैग की हेल्प से। तो इसमें आप पॉइंट आउट देख सकते हैं जैसे कि कंटेंट टाइप क्या है, कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड्स मतलब वो वर्ड्स जिनके यूज से आप चाहते हो कि हमारा वेब पेज सर्च में आए। तो गूगल का जो सर्च इंजन है वो इन्हीं कीवर्ड से आपके वेब पेज को सर्च करने की कोशिश करता है। तो हम वो कीवर्ड्स अपने वेब पेज के साथ ऐड करते हैं ताकि वो सर्चिंग में आ सके। कॉपीराइट, हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसका कॉपीराइट ऐड कर सकते हैं, ऑथर कौन है। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो मेटा टैग के पास दो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक तो आप HTTP, ये इक्विवेलेंट का शॉर्ट फॉर्म है, वो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इसकी जगह नेम यूज़ कर सकते हो। दोनों के साथ अलग अलग कंटेंट हम लिखते हैं। ये वो वैल्यूज़ हैं जो हम लोगों को इनके सामने लिखना होता है। जैसे कि आपने इसमें कंटेंट टाइप लिखा तो कंटेंट में आपको वो टाइप लिखना पड़ेगा जिस टाइप का कंटेंट है। या फिर HTTP एक्विवेलेंट में आपने एक्सपायर्स लिखा तो कंटेंट में आपको एक्सपायरी डेट लिखनी है। या फिर आपने HTTP इक्विवेलेंट में मान लो कीवर्ड्स लिखा तो कंटेंट में वो कीवर्ड्स लिखने हैं। इस तरीके से ये दोनों मिल करके काम करते हैं। ये वैल्यूज पास करके हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने मेटा टैग को पहले यूज करके रखा हुआ है इस प्रोग्राम में। आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। एक सिंगल टैग है यानी क्लोजिंग की नीड नहीं है। और दूसरी, ये हेड पोर्शन में यूज होगा मेटा टैग, क्योंकि ये मेटा डेटा यानी डेटा अबाउट डेटा आपके डॉक्यूमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, इसलिए हेड पोर्शन में रखा जाता है। तो आइए आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। मेटा डेटा एक्चुअल में बहुत ही एक ऐसा यूजफुल टर्म है, डेटाबेस में भी यूज होता है और हम लोग रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। किसी भी डेटा के बारे में जो डेटा इंफॉर्मेशन देता है उसको हम मेटा डेटा कहते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं डेटा अबाउट डेटा। जैसे मान लीजिए कि आप एक बुक पढ़ते हैं तो बुक में स्टार्टिंग में इंडेक्सिंग दी हुई होती है, चैप्टर्स के नाम होते हैं, तो वो भी एक डेटा है। और बुक के अंदर जो बाकी का एक्चुअल डेटा है वो भी डेटा है। इंडेक्सिंग वाला जो डेटा है वो रियल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कौन सा चैप्टर कहाँ पे है। तो वो जो इंडेक्सिंग वाला डेटा है उसको मेटा डेटा कहा जाता है, क्योंकि वो एक्चुअल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऐसे ही वेब पेज में जो एक्चुअल आपका डॉक्यूमेंट है, डेटा है, उसके बारे में कई तरह की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस है, राइटर कौन है, एक्सपायरी डेट कब है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन देता है ये टैग। इसलिए इसका नाम मेटा है, क्योंकि ये टैग वेब पेज की इन्फॉर्मेशन देता है, वेब पेज के बारे में बताता है। तो इसलिए ये भी एक तरह का मेटा डेटा हुआ। बस ये मेटा डेटा वेब पेज के बारे में बता रहा है, वेब पेज के डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है। तो बस वहीं से ये मेटा वर्ड उठा करके मेटा टैग बना दिया गया। तो जैसे मेटा टैग हमने यूज किया और यहाँ पे इसका पहला वाला एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है। इस पे हमने पहली वैल्यू लिख दी कंटेंट टाइप। तो फिर कंटेंट में हमें बताना पड़ा कि हमारे डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट टाइप क्या है, तो हमने कहा उसमें टेक्स्ट और HTML है। ऐसे ही एक दूसरा हमने मेटा टैग यूज किया, उसमें एक्सपायर्स लिखा तो हमने कंटेंट में एक्सपायरी डेट लिख दी। तीसरे वाले HTTP इक्विवेलेंट में हमने कैश कंट्रोल लिखा तो इसमें हमने कहा नो कैश। कैश कंट्रोल का मतलब होता है हमारे वेब पेज का जो कैश है, जो हिस्ट्री है, वो कंट्रोल करना है या नहीं करना है। तो हमने कहा नो कैश, मतलब उसका कैश कॉपी या आप कह सकते हो हिस्ट्री सेव नहीं करनी है। इसके अलावा HTTP में अगर आप कंटेंट लैंग्वेज लिखते हैं तो यहाँ पे कंटेंट में आप लिखेंगे लैंग्वेज, जैसे HI हिंदी के लिए, ER इंग्लिश के लिए लैंग्वेज लिखनी है। HTTP इक्विवेलेंट में आप रिफ्रेश लिखेंगे तो रिफ्रेश का मतलब होता है आपका पेज रिलोड होता है, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है। तो वो कितनी देर में रिफ्रेश होना है, 5 सेकंड में रिफ्रेश होना है। तो ये रिफ्रेशमेंट ऑटोमेटिक चलता रहता है। क्योंकि आपका डेटा सर्वर से आता है तो उसकी स्मूथनेस के लिए वेब पेज में क्या होता है, रिफ्रेशमेंट लगाया जाता है कि वो रिफ्रेश करता रहे और नया कंटेंट अपडेटेड आता रहे। अब देखिए अगर आप इसको फिलहाल रन कराने की कोशिश करें तो इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये डॉक्यूमेंट के बारे में है। तो ये डॉक्यूमेंट के साथ अटैच्ड रहेगा, जब भी फाइल खोल के देखेंगे तो हमें इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। तो ये हमने पहले HTTP इक्विवेलेंट को यूज़ किया है तो उसके साथ कंटेंट चल रहा है। अभी हम HTTP इक्विवेलेंट की जगह नेम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा जो एट्रीब्यूट है हमारे पास वो है नेम। ये या तो हम ये यूज़ करें उसके साथ कंटेंट चलेगा, या फिर हम नेम यूज़ करें उसके साथ कंटेंट चलेगा।
तो अभी HTTP इक्विवेलेंट के साथ कंटेंट हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, तो वो चल रहा है। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ और करके देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जब आप रिफ्रेशमेंट लगाते हैं तो कंटेंट में अगर आप इस स्टाइल में लिखने का तरीका बिल्कुल यही रखिएगा। आपको लिखना है कितनी सेकंड में रिफ्रेशमेंट होना है, और फिर यूआरएल में आप लिख सकते हो रिफ्रेश करने के बाद उसे किस फाइल पे पहुंचाना है। तो जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट नाम की एक फाइल है first.html, उसको ओपन करने की कोशिश की, तो 2 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश करेगा और ये वाली फाइल पे चला जाएगा। या फिर हम इसको 3 सेकंड कर देते हैं, तो 3 सेकंड में जाएगा। इसको सेव करेंगे और इसका आउटपुट देख, तो हम इस पर कुछ लिख भी देते हैं हमारी इस फाइल में, दिस इज फर्स्ट फाइल, ऐसे कर ये XYZ फाइल है। इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये फाइल आ रही है और 3 सेकंड बाद ये चेंज करके दूसरी फाइल ले आएगा, ये देखिए। तो ऐसा हम सभी फाइल्स में कर सकते हैं। ये वाली लाइन अगर हम यहाँ से कॉपी कर लें, सेम कॉपी किया, और इसके बाद हमने ये फर्स्ट वाली फाइल में जा करके इसका सोर्स कोड ओपन किया नोटपैड पे, और इसके हेड में हम क्या करते हैं, यहाँ हेड वाले पोर्शन में इस मेटा टैग को सेव कर देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, फर्स्ट की जगह इस पे कोई दूसरी तीसरी फाइल sing.html लगा देते हैं। तो 3 सेकंड बाद वहाँ से भी चेंज करके sing.html पे चला जाएगा। ऐसे ही हम sing.html पे चले जाते हैं, ये रही sing.html, और sing.html के हेड पोर्शन में यहाँ पे देखो पहले से लगा हुआ है रिफ्रेशमेंट, तो हम इसकी टाइमिंग इसकी भी 3 सेकंड कर देते हैं और यहाँ XYZ पे पहुँचा देगा ये। हमारी पहली वाली फाइल हाँ XYZ ही थी। तो तीनों फाइलों को हमने एक दूसरे से लिंक कर दिया इस पे। अब इसको हम हटाते हैं और अपने मेन आउटपुट पे जाते हैं। तो हमारी पहली फाइल थी XYZ, 3 सेकंड में ये दूसरी फाइल पे चला जाएगा first.html, और फिर 3 सेकंड में ये वापस sing.htmल, और यहाँ से वापस ये जाएगा XYZ में। तो मेटा टैग की हेल्प से हम ये देखो फाइल्स के बीच में एक रोटेशन बना सकते हैं, एक छोटा सा एनिमेशन इफेक्ट है कि वो फाइल्स को चेंज करता रहेगा, क्योंकि हमने लास्ट वाली फाइल में फर्स्ट वाली फाइल को लिंक कर दिया है। इसी को बोलते हैं रिफ्रेशमेंट। अभी हमने रिफ्रेशमेंट के टाइम पे दूसरी फाइल ओपन करने की बात की, इसलिए दूसरी फाइल ओपन कर रहे हैं। अगर हम दूसरी फाइल ओपन नहीं करते तो वो उसी फाइल में रिफ्रेश करके रह जाता। तो ये था मेटा टैग में HTTP इक्विवेलेंट। इसको हटाते हैं और इसके बाद अब अगला वाला एट्रीब्यूट देखेंगे, नेम, और नेम के साथ देखते हैं। तो इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मेटा टैग के साथ नेम एट्रीब्यूट को। तो नेम में आप कीवर्ड लिख सकते हैं। तो कीवर्ड का मतलब मैंने बताया था, कंटेंट में फिर आपको वो कीवर्ड्स लिखने हैं जिनसे आप चाहते हो कि आपकी वेब पेज वेबसाइट सर्च में आए। तो देखो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर, वेब डेवलपमेंट, इस तरह के और भी लिख सकते हो आप, वो सारे कीवर्ड लिखें। ये मैंने बताया आउटपुट में नहीं आएंगे, ये बस आपके वेब पेज के साथ अटैच्ड रहेंगे। ये स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, सर्चिंग में आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा नेम के साथ आप कॉपीराइट लिख सकते हो, तो यहाँ कंटेंट में आपको अपना कॉपीराइट देना है। नेम में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, तो कंटेंट में आपको उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है। नेम में आप ऑथर लिख सकते हो, तो कंटेंट में आप ऑथर का नाम लिख दो। नेम में अगर आप रोबोट्स लिखते हो तो कंटेंट में आपको इस तरीके की चीज़ें लिखनी है, इंडेक्सिंग करनी है नहीं करनी है। अगर आपको नहीं करनी है तो नो इंडेक्स नो फॉलो लगाना है। ये रोबोट्स एक्चुअल में छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जिन्हें वेब बॉट्स या रोबोट्स कहा जाता है, जो सर्वर और क्लाइंट डिवाइस के बीच में कॉन्टिन्यूसली आते जाते रहते हैं। डेटा को लाने ले जाने का काम भी यही करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यू हमारे उसमें वेब पेज पे आते जाते रहें रोबोट्स, या फिर नहीं। तो अगर हम नो इंडेक्स या नो फॉलो कर देंगे तो कॉन्टिन्यूसली इनका जो क्रॉलिंग है, इनको वेब क्रॉलर भी बोलते हैं, वो बंद हो जाएगी। एक बार डेटा हमारे वेब उसमें डिवाइस में आ जाएगा, उसके बाद इनकी क्रॉलिंग बंद होगी। तो रोबोट्स जो है वो इंडेक्सिंग करते रहते हैं हमारे वेब पेजेस की। तो अगर हम इसको नहीं लगाना चाहते तो हम इसको हटा देंगे, तो वो इंडेक्सिंग होती रहेगी। और अगर हम इंडेक्सिंग नहीं करवाना चाहते हैं तो हम इसको कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है उसकी एक्सेसिंग की जो परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस, इसलिए कुछ लोग इसको लगाते हैं और कुछ लोग इसको नहीं लगाते हैं। आप इसे लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो। सो गाइस, ये सारी वैल्यूज और ये मेटा टैग के जो एट्रीब्यूट्स हमने कवर कर लिए हैं। सो इस टैग की कंप्लीशन के बाद HTML का जो मेन पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी HTML का सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ HTML4 और 5 को कंपेयर करके देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस है और HTML5 में क्या क्या नया ऐड हुआ है, और इसके बाद फिर हम लोग CSS स्टार्ट करेंगे। तो HTML के कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो चुका है।
सो रेस्ट जो है वो आपका पार्ट है। एज अ स्टूडेंट आपको इन सभी टॉपिक्स की, टैग्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इवन यू आर फेसिंग एनी डाउट और क्वेश्चन, देन यू कैन कॉन्टैक्ट और कमेंट डायरेक्टली. Like, share and subscribe the channel. That's all for this lecture. Thanks for watching.